अगर उनका सिरसा से पुराना नाता है तो मैं ये कहूँगा कि बीच का जो ये 20-22 साल का गैप था, तो कभी भी उन्होंने आके संभाला नहीं जनता को, जनता की सुध नहीं ली। अगर आप उनसे गांव के नाम भी पूछेंगे तो वो पूर्ण रूप से गांव के नाम भी नहीं बता पाएंगी, ये सच्चाई है। अभी कांग्रेस के पास ज़मीनी स्तर पे कुछ बचा नहीं है, तो वो जुमलों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। स्वाभाविक तौर से सिरसा लोकसभा से डॉक्टर अशोक तंवर जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से जीत करके निकलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। हर लोकसभा के अंदर हम जाके लोगों से बातचीत करते हैं, वहां का हाल दिखाते हैं, वहीं नेताओं से भी हम जो है वो बातचीत करते हैं। इस वक्त हम जो हैं वो सिरसा लोकसभा के ऐलनाबाद ये विधानसभा है और उसका एक ये गाँव है, उसमें हम जो है यहाँ हैं और मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, रामचंद्र कमोद जी। सर, जिस तरीके से आपके जो उम्मीदवार हैं अशोक तंवर, उनके लिए आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपके कंधों पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चुनाव के लगभग हफ्ता 10 दिन रह गया है वोटिंग का, किस तरह का समर्थन, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए सुरेंद्र जी, ऐसा है, रानिया विधानसभा का ये गांव है और आप देखोगे कि लगातार सिरसा लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अशोक तंवर जी बड़ी मेहनत से जी जान से लगे हुए हैं और उनके साथ बिल्कुल सारे जो स्थानीय नेता हैं वो भी बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं। और जिस तरीके का मैं ये कहूँगा ज़मीनी स्तर पे जनता का प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगा स्वाभाविक तौर से सिरसा लोकसभा से डॉक्टर अशोक तंवर जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से जीत करके निकलेंगे। वही मैं विपक्ष की बात करूँ कमोद साहब, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करूँ या अन्य पार्टियां हैं, वो जब लोगों के बीच जा रहे हैं ये कह रहे हैं कि मोदी की जो गारंटी थी, क्योंकि आप लोग मोदी की गारंटी पे वोट मांग रहे हो, मोदी की गारंटी जो है फैल है, कहीं ना कहीं जो 400 पार का नारा देते हैं, इस बार 400 पार का नारा न होने की बजाय लोग जो है संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के पास अभी कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो अब संविधान की बात अगर करें तो मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने, अगर हम भारत देश की बात करें तो जो भारत देश को जो मान सम्मान पूरे विश्व में दिलाने का काम किया है, तो मेरे ख्याल में कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी राजनीतिक दल किसी ने भी इस लेवल के इस दर्जे का सोचा नहीं था कभी। अगर आप चाहे G20 की अगर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि एक पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हिंदुस्तान में पूरे विश्व का जो अपने शक्तिशाली देश हैं उनका एक मैं ये कहूँगा लीड करने का मौका जो भारत को मिला, ये छोटी बात नहीं है। और अगर बात करें हम राम मंदिर की, अगर स्पिरिचुअली भी वो लोग जाते हैं जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो राम मंदिर भी बनवाया और सारी चीज़ें करी। अगर हम बात करें धारा 370 की, तो वो भी एक मतलब आज से पहले भी काफ़ी प्रधानमंत्री बने, बहुत से प्रधानमंत्री बने, मगर किसी ने सोचा तक भी नहीं था। अगर सोचा था तो ये दिमाग में ये तस्वीर आती थी, पता नहीं कितना कत्लेआम होगा, कैसे होगा, और मोदी जी ने बिल्कुल मक्खन में से बाल निकालने की तरह बिल्कुल स्मूथली करके दिखा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी कांग्रेस के पास ज़मीनी स्तर पे कुछ बचा नहीं है, तो वो जुमलों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अगर जिस संविधान की वो बात करते हैं तो उसी संविधान को ही तो धरातल पे लाया जा रहा है। अंत्योदय, हर लास्ट पंक्ति में खड़ा लास्ट व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति, उस तक सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जनता बड़े अच्छे से समझ चुकी हैं और अब उन चीज़ों को वो वक्त आ गया है, जनता को जवाब, मतलब जनता अब जवाब देगी उन चीज़ों को। तो जैसे वो एक दूसरे में आप कहेंगे कि इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस में क्या हुआ कि आपने देखा कि एक दूसरे को पहले गाली गलौज किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते थे, तो अब वो एक ही मंच पे सारे इकट्ठे होकर खड़ गए, अब संविधान की बात आने लगी। तो क्योंकि जुमला फेंकना कांग्रेस की आदत है और वही जुमला फेंक रही है कांग्रेस। मुझसे आपने इंडिया अलायंस का जिक्र किया, इंडिया अलायंस की हम बात करूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी काफ़ी राज्यों में जो है वो गठबंधन चुनाव लड़ रही है। अभी करीब 50 दिन बाद वो जेल में रहकर बाहर आए और जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, खासतौर से जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की तानाशाही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार कर रही है, इस तानाशाही का जवाब जो है वो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश की जनता इस वोट के माध्यम से देने वाली है। देखिए ऐसा है, मैं ज़्यादा तो इस चीज़ में नहीं जाऊंगा, मगर इतनी बात, वो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। देखिए इंडिया अलायंस जो मर्जी कहे, मगर मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये भी हमारे संविधान में लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का दुरुपयोग करेगा अपनी शक्तियों का, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हैं चाहे किसी भी स्तर पे हैं, अगर उन चीज़ों को वो गलत सदुपयोग करेगा, गलत उपयोग करेगा, तो उस चीज़ को वो भुगतना पड़ेगा। तो
अरविंद केजरीवाल जी के पास पहले मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा संज्ञान है, 8-9 नोटिस आए, वो नहीं पेश हुए, बात नहीं की, और स्वाभाविक वो चीज़ें हुई। और इन्होंने वो चीज़ प्लान, मैं ये कहूँगा कि ये तो उन सारा राजनीतिक दलों ने प्लान कर रखा था कि उस चीज़ को हम बुनाएं कि ये चीज़ इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये एक हमारी जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो बड़ी स्मूथली और बड़ी पारदर्शिता की है। हम उस पर कभी भी ये नहीं सोच सकते, सोचने का भी नहीं आ सकता कि न्यायपालिका के वे हम भी कभी ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ से जो आपके बीजेपी के उम्मीदवार है अशोक तंवर, उनके सामने कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी सैलजा, जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, और लगातार वो कह भी रही है कि सिरसा से मेरा पुराना नाता है, पहले यहाँ मेरे पिताजी सांसद रहे, मैं भी यहाँ से सांसद रह चुकी हूँ, कि सिरसा की जनता ने कहीं न कहीं अपार है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मार्जिन जीत के दावा कर रही है। देखिए, ऐसा है, अगर उनका सिरसा से पुराना नाता है तो मैं ये कहूँगा कि बीच का जो ये 20-22 साल का गैप था, तो कभी भी उन्होंने आके संभाला नहीं जनता को, जनता की सुध नहीं ली। अगर आप उनसे गांव के नाम भी पूछेंगे तो वो पूर्ण रूप से गांव के नाम भी नहीं बता पाएंगी, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर उनका लगाव था, पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ता था, ठीक है, उनके फादर साहब भी यहाँ से सांसद रहे, वो भी सांसद रहे, ये ठीक है, मगर उसके बाद जो समय था, उनकी जिम्मेवारी बनती थी संभालना, करना, उन्होंने वो नहीं निभाई। और ये जनता भली भांति जानती है कि जहाँ उनको स्वार्थ लगा और वहाँ उनको कर दिया। और दूसरी बात, अगर मैं कांग्रेस की करूं तो उनको किस तरीके से यहाँ सिरसा लोकसभा में भेजा गया, किस चीज़ का कोई कांटा निकाल रहा है, ये सारी बातें आप मेरे से ज़्यादा इन विषयों पे जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो वो ये वादा कर रही हैं, तो वो 25 तारीख को जनता ने मैंडेट देना है, 25 तारीख को मैंडेट देगी जनता, और 4 तारीख को वो जो गिनती आएगी वो बिल्कुल खुल करके सबके सामने आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अशोक तंवर बहुत बड़े मतों से, बहुत बड़े उस आशीर्वाद और प्यार समर्थन से वो जीत करके यहाँ से सिरसा लोकसभा से सांसद बनेंगे। शुक्रिया सर, बातचीत करेंगे। तो ये थे पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र कंबोज। और शुरू में बोल गया था कि एलनाबाद, हालांकि एलनाबाद थोड़ी दूर बाद यहाँ से उनके गांव जो शुरू हो जाते हैं। ये रानिया विधानसभा का गांव है मौजदीन, जहाँ पे अशोक तंवर का जो कार्यक्रम हुआ। और जिस तरीके से कंबोज साहब का जो कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में रहते जो जो चीज़ें पूरे देश में लागू की, लोगों के लिए कहीं न कहीं जो योजनाएं लेकर आए, और उन योजनाओं का लाभ जो लोगों ने लिया है, उसी को ध्यान में रखते हुए देश और प्रदेश की जनता जो है वो इस बार बीजेपी को वोट करने वाली है। और रामचंद्र कंबोज का साफ साफ ये भी कहना है कि जितने भी सिरसा लोकसभा के जो बीजेपी के नेता है, वो तमाम लोग अशोक तंवर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है प्रचार भी कर रहे हैं। और आपने देखा कि कुछ घंटे पहले यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनकी भी रैली हुई कहीं न कहीं माधो सिंगाना गाँव में, बड़ा गाँव है। तो रामचंद्र कंबोज का और तमाम बीजेपी के नेताओं का ये बड़ा दावा है कि सिरसा लोकसभा से जो बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर, वो भारी मतों से जीतने वाले हैं। लेकिन आप मतदाता है, आप जनता है, आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार सिरसा से कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।